कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज क्लास में 10 रैंक आता है अपने जो 10 तक है, 10-12 रैंक आता है, वो एक जे क्लियर कैसे कर सकता है? ऐसा क्या वो कंटिन्यू रखे जो उससे जे क्लियर हो जाए? पढ़ लेता था क्योंकि दिन में पहला काम पढ़ना पड़ता तो सेंस ऑफ मिल जाती है। एक कॉमन डाउट रहता है हर बच्चों का कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे टैकल करें? लाइफ को काफ़ी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको आप किस तरह से टैकल करते थे? ये था कि जहाँ कॉफी बनाते थे अलमारी थी कबर्ड थी किचन वाली, तो वहाँ पर हमने पेपर लगा रखे थे केमिस्ट्री के थे इनऑर्गेनिक के, मैंने शायद वो शेयर भी कर रखे थे चैनल पे, तो उनको मैं उस समय बनाते देख लेता था। और क्या है कि इनऑर्गेनिक ऐसी हो जाती है रोज देखो तो हो जाएगी, नहीं होगी, तो इनऑर्गेनिक का मैंने कुछ टाइम नहीं दिया, मेरी कॉफी के साथ ना ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो मैंने ब्रश करते वक्त शीशे के बदले में रखे थे, तो मैं ब्रश करते समय मिल गई। प्रिपरेशन होता है, लाइक हमने किसी मूवी को देखा तो हम 2-3 दिन मोटिवेट रहते थे, फिर उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता था, तो एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होता है जी प्रिपरेशन में होल टाइम, तो आप उसको कैसे कंटिन्यू करते थे? यार ऐसा था कि मैं तो ये था कि ड्रॉप ले लिया तो क्यों लिया, पढ़ लो भाई, जो आपको एंजॉयमेंट वाला फेज है लाइफ वो बाद में लेना, लेकिन तीसरी बात है बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आपको देखना है कि आपको फायदा कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली आपको हर जगह फायदा देखना है कि मेरे में इंप्रूवमेंट किस एंगल से हो सकता है, वो चाहे वो क्लास छोड़ के हो, चाहे वो क्लास में बैठे हो, चाहे खुद से पढ़ते हो या टीचर पढ़ते हो, मतलब आइडिया स्टूडेंट की जगह प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनने की तरफ जाना चाहिए। क्लास में क्या रैंक बनती थी आपकी? क्लास में यार 40-50 बच्चे थे, कभी मतलब कभी दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे, तो अच्छा रैंक हाँ उसमें उसमें टॉपर करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सौरभ स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम एक अपने YouTube चैनल पे नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नया सीरीज़ का नाम है टॉपर स्टॉक। टॉपर स्टॉक मतलब कि इसमें हम जेई टॉपर्स के साथ इंटरव्यू लेंगे, डे टू डे प्रॉब्लम देखेंगे, कैसे प्रिपरेशन में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब देखेंगे और उनके कुछ जेई प्रिपरेशन जो लाइफ था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि किस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। तो स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हम इंटरव्यू 3 फेज़ में लेंगे। फर्स्ट फेज़ जिसमें उनका हम स्टार्टिंग लाइफ लाइक जब से वो जहाँ से हैं, जहाँ से वो स्कूलिंग की है, वो सब देखेंगे। सेकंड फेज़ में देखेंगे कि उन्होंने अपने जेई प्रिपरेशन में क्या किया, कैसे किया और कैसे वो जेई को क्लियर किए। और थर्ड फेज़ में आफ्टर जेई के देखेंगे कि अभी वो कॉलेज में क्या है, क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे जो क्वेश्चन जेई स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के टाइम फेस करते हैं। तो आज का हमारा जो मेहमान है वो हैं विनीत नखरा, जो कि जेई टॉपर हैं। तो चलिए उनका हम इंटरव्यू लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जुड़ चुके हैं अपने जो टॉपर हैं विनीत नखरा, जिनका जेई मेंस में जो रैंक है 2700 के अराउंड आया है और जे एडवांस में रैंक 5300 के, और इनका परसेंटाइल जो बना था वो 99.77 बना था। तो आइए स्वागत करते हैं इनका। हेलो भाई। हेलो, थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, जो कि इनके पूरे स्कूल डेज और जहाँ से ये आते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बताइए। चलो आओ जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो मैं राजस्थान अलवर से हूँ और स्कूल में तो यार स्कूल में तो जेई का कुछ था नहीं। जेई का जो हमारा प्लान बना वो स्कूल के बाद ही बना था, 12वीं के बाद। और वो भी इसलिए बना था क्योंकि पहले तो मैं स्कूल में ऐसे था कि 11वीं तो पढ़ी नहीं थी, ऐसी मूवी देखी थी, क्योंकि जेई का कभी सोचा नहीं था तब तक। तो फिर 12वीं में जब CVT लग गया कि भाई अब बोर्ड से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, CVT से लगेगा, तो मैंने सोचा कि अब जब एंट्रेंस एग्जाम देना है तो CVT की जगह मैं जेई दे लूँगा ड्रॉप लेके। तो तब जेई का प्लान बना। तो स्कूल के समय तो जेई का वही का कुछ था नहीं। और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर तो वैसे पढ़ाई का काफ़ी माहौल है। राजस्थान में आप जनरली देखो तो बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा शहर है? अलवर जी। तो अभी आप जैसे कि फेज़ 1 में आप अपने कल्चर के बारे में बताइए, आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइएगा, कैसे आप स्टूडेंट रहे हैं और कितना मतलब पढ़ने वाले थे उस टाइम, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि आप शेयर करना चाहते हैं। कल्चर के बारे में बात करी जाए तो यार मैं राजस्थान के अलवर से हूँ और मतलब कल्चर बहुत बढ़िया है। वहाँ भी ऐसा कुछ वो नहीं है, पढ़ाई का काफ़ी कल्चर है राजस्थान में। और मतलब पढ़ाई में आप देखो राजस्थान में जैसे पढ़ाई के काफ़ी है, सीकर है, कोटा है, तो काफ़ी है। और अर्ली लाइफ के बारे में बताऊँ तो ऐसे स्कूल में तो मैं बढ़िया था, मतलब पढ़ाई में बेकार नहीं था, पर ये नहीं था कि मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं स्कूल में मतलब थोड़ा ज़्यादा एक शैतानी वाला बच्चा था, क्योंकि मेरे को मज़ा आता था उसमें। तो हमारी क्लास भी काफ़ी बढ़िया थी। तो मतलब ऐसे सोचो तो मज़ा तो जब याद है जब 10वीं से पहले की बातें सोचो, काफ़ी बढ़िया क्लास थी। तो पढ़ता था पर घर पे ज़्यादा पढ़ता था, मेरे को स्कूल में पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी और मैं खुद से पढ़ने वाला ज़्यादा बच्चा था, मेरे को टीचर से ज़्यादा पढ़ने का मन करता नहीं था। और क्लास में क्या रैंक बनती थी आपकी? क्लास तो यार 40-50 बच्चे होते थे, कभी मतलब कभी दूसरे नंबर पे, कभी पहले नंबर पे। तो अच्छा रैंक है ना। हाँ उसमें आप टॉपर कहलाएं। तो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट फेज से रिलेटेड जो मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ। तो आप अपने जेई का ये जेई प्रिपरेशन के लिए कैसे चुना? 10 के बाद 10 में तो कितने रिजल्ट बने थे? 95.4। 12वीं में भी सेम था, 10वीं में भी सेम था। सेम था। तो आप जब 10वीं दे लिए तो कैसे आपको मतलब मन किया कि मैं जेई का प्रिपरेशन करूं या फिर कुछ और करूं? लाइक कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा ना? नहीं, 10वीं के बाद मोटिवेशन था ही नहीं, इसलिए जेई की तैयारी करी नहीं। तो 10वीं के बाद ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासें थी, तो ऑनलाइन क्लासें मैं ज़्यादा लेता नहीं था। जैसे लिंक लास्ट 12 बजे आता था, मैं 1:30 बजे खोलता था, वो डिलीट कर देता था। मैं मूवी शूवी जब समय ज़्यादा देखने लग गया था। फिर क्या हुआ, जब 11वीं का आखिरी एग्जाम हुआ था तब याद है मेरे को कई चीज़ों में दिक्कत आई थी, जैसे और रेजोनेंस के एरो में देखने में दिक्कत आई थी। और मेरे को वो भी याद है यार, ग्रेविटी का एस्केप वेलोसिटी था, मैं कुछ लिख रहा था वहाँ पर, मेरे को नहीं पता था मैं क्या लिख रहा था। पर फिर लगा कि ऐसे तो 12वीं बिगड़ जाएगी। फिर 12वीं के लिए बोर्ड से पढ़ने लग गए, बोर्ड के लिए। फिर वही CVT आ गया जब मैंने आपको बताया, और बोर्ड्स का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया। तो मैं तो BSc करने वाला था, फिर ये CVT आ गया, फिर मैं BTech की लाइन में आ गया। फिर तो आप एक्सेल ड्रॉप लिए होंगे? हाँ, फिर मैं एक्सेल ड्रॉप ले लिया। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप स्कूल में ऐसा हुआ हो जो आपको थोड़ा सा अभी याद हो और उससे कुछ सीखने को मिले हमें? ऐसा लाइक सीखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल में सीखने लायक मेरा था ही नहीं, मैं घर पे था सीखने लायक। ठीक है, तो स्कूल में तो ऐसा यार जैसे ऐसे होता था कि मैं क्लास से बाहर निकल जाता था और हमारे एक बार क्लास टीचर थे,
तो पूरी क्लास ही आती है हमारी वॉलीबॉल खेली थी बंक मार के। तो जैसे ऐसे स्कूल ना मतलब एक चौक सा था स्कूल के, तो वो यहाँ से आए, हम ऐसे भागे, तो वो मतलब हमारे भाग रहे थे और एक क्या 40 बच्चे एक साथ भाग रहे थे, तो मतलब कदमों की भत्ते से आवाज़ आ रही थी। तो सारे बच्चे देख रहे थे कि ऐसे क्यों भाग रहे हैं भाई सारे, ऐसा लग रहा था कि कोई फौज आ गई। तो ये स्कूल में तो बाकी मज़ेदार था सब कुछ। तो जैसा कि आपने बताया कि 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया क्योंकि सीयूटी का वो स्कोप नहीं था आपके पास, तो आप उस एक साल का जो प्रिपरेशन है, या क्या मुझे उसका आप ओवरव्यू दे सकते हैं कि कैसा वो एक साल रहा, आप उसमें क्या क्या देखें क्या क्या नहीं? मैं 16 जून मेरे करीब 16 जून को तैयारी शुरू हुई थी, तो 16 जून को वहाँ में गया मैं, लेकिन ये था कि अब आया तो भाई ड्रॉप लिया तो जई तो करनी है बढ़िया से। तो वो तो कहीं था ही नहीं कि अब जो स्कूल में जैसे हमने मटर गश्ती कर ली वो इस साल नहीं करनी, मतलब सिर्फ एक साल का ब्रेक लेना था। कॉलेज में भी बढ़िया चलो, और इस एक साल से पहले भी बढ़िया थे कि मज़े मज़े मारूँ, पर उस एक साल कुछ नहीं करना था। तो ये पहले प्री डिसाइडेड था। तो मैं 16 जून को लगभग आया था। 16 जून को मैं एलन में था, जयपुर में, और बोर्ड्स के बीच में मैंने एलन जयपुर में एडमिशन करा लिया था। फिर मैं एलन जयपुर आ गया। फिर पहले वहाँ पर मैं कोचिंग में बिल्कुल प्योर पढ़ रहा था, ठीक है। फिर वहाँ पर आई श्रोडिंगर इक्वेशन, वहाँ पर मेरे को थोड़ा डर लगा क्योंकि वो दिखने में थोड़ी गंदी सी लगती है, वो गंदी लगती है देखने में। फिर ठीक है, लेकिन चलता रहा। ऐसा था मेरे को कुछ नहीं आता था तो मैं मान लेता था। पहली बात मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को। मैथ्स में को इसलिए दिक्कत आती थी क्योंकि जेई और मैथ्स, जेई और बोर्ड्स की मैथ्स कुछ ज़्यादा ही अंतर है ना, मतलब बोर्ड वाले बच्चे को जेई वाली बड़ी मुश्किल से आती है पहले। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो भी MNIT इलाहाबाद CS कर रहा है, तो मैं उसके साथ बैठने लग गया कि क्योंकि उसको मैथ्स आ जाती थी, वो पहले भी जेई की तैयारी कर रहा था 11th-12th में। तो उससे मैं पूछ लेता था, जैसे मेरे को याद है सीक्वेंस सीरीज़ का मैंने उससे पूछा था सिग्मा क्या होता है, इसको कैसे खोलते हैं, ये से प्लस है तो ऐसे हो जाएगा क्या, मेरे को याद है। हाँ, तो मैं उससे पूछ लेता था, बड़ा हेल्पफुल था भाई। अच्छा, है ना। तो चलते रहे, कुछ नहीं आता तो मैं घर आके फिर से वो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाती थी, वो देख लेता था। वो स्पेसिफिक पार्ट से पूरी नहीं देखता था फिर से। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जो फ्रेशर होते हैं उससे ज़्यादा और डबल मेहनत ड्रॉपर लोग करते हैं जो 12th पर ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि उनको एक साल में पूरा कोर्स कवर भी करना होता है और साथ में रिवीजन भी करना होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ड्रॉपर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्सेस मेहनत करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था वो। और एक उनमें जैसे मेरे ख्याल से जो सीरियस बंदे होते हैं वो ड्रॉपर में भी 11th में भी स्टडी आज तो बराबर नहीं कर लेते हैं क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे हैं। हाँ। पर ड्रॉपर में ये अंतर आ जाता है कि उनके पास खोने को बहुत कुछ है, मतलब अभी नहीं तो कुछ नहीं लास्ट, और उनमें थोड़ा एक लीनियन आ जाती है। तो ये हमारा खत्म हुआ फर्स्ट फेज। तो अभी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो जेई प्रिपरेशन का टाइम पे जो होल डे का जो टाइम टेबल था, आप किस टाइम पे क्या करते थे, कितने घंटे करते थे, क्या आप वो शेयर कर सकते हैं? यार मेरा टाइम टेबल वैसे पूरे साल ना लगभग कॉन्स्टेंट मेंटेन हुआ, क्योंकि ज़्यादातर समय ना जो जाता है वो जाता है कि क्या खाएं बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं या फिर कब नहाएं, ये सारी फालतू की बातों में। तो मेरा फिक्स था जिससे उससे टाइम वेस्ट नहीं होता था। लगभग जैसे बस एक बार बदला था जब मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। सो मान लीजिए लगभग मैं आपको बात कर बताता हूँ, जब मैंने कोचिंग छोड़ दी थी, हाँ, तो मैं लगभग 8 बजे उठ जाता था। 8 बजे उठ के मेरा पीजी था लगभग मेरे से, मैं जहाँ खाना खाने जाता था, मैं फ्लैट में जाता था, तो 150 मीटर दूर 200 मीटर दूर कुछ था। तो मैं उठते ही खाना खाने नाश्ता करने चले जाता था 8:30 तक। फिर 8:30 बजते ही मैं पढ़ने बैठ जाता था। मैं नहाना धोना बाद में सोचता था, क्योंकि अगर आप उठते ही पढ़ने बैठ जाओ तो दिन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहती है कि पढ़ना है। आधे घंटे में उतने दूर जाकर खाना खाकर आ भी जाते थे। हाँ वो तो मतलब ठीक है, जाओ खा जाओ आ जाओ, है ना। तो 12 तक मैं पढ़ लेता था, क्योंकि दिन में पहला काम पढ़ना करो तो सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहती है। फिर उसके बाद 12 के बाद मैं नहा धो के और फिर से खाना खाने चले जाता था, अब दोपहर वाला खाना। और लगभग ये काम चलता था मेरा 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक, ठीक है। फिर आके बैठ जाता था लगभग 5 बजे तक पढ़ने, है ना, लेकिन एक स्ट्रेच में बस। ऊपर मेरे को कोई बीच में कोई गैप वगैरह लेते थे कि नहीं? नहीं, गैप ऐसे पानी पिया तो बगल में रहता था। कभी वॉशरूम के लिए उठे तो एक बार बालकनी में ऐसे बस देख लिया, बाकी ज़्यादा मैं एक ही बार में पढ़ता था, ज़्यादा उठता नहीं था, ठीक है। क्योंकि जिस मोहल्ले में मेरा फ्लैट था ना, वहाँ पर सारी जेई वाले बच्चे थे, एलन के, फिर जी के, हाँ। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, रात में बच्चे बाहर निकलते थे, दिन में सब खाली रहते थे। तो 5 बजे पढ़ के 5 बजे मैं फिर उठ जाता था। 5 बजे उठने के बाद मैं बालकनी में थोड़ा टहल लेता था, या कई बार नीचे बच्चे छोटे फुटबॉल खेल रहे होते थे तो उनके साथ 1 मिनट बात कर लिया, थोड़ी सी किक मार ली, है ना। फिर वापस आ गया 5:30 तक, फिर पढ़ने बैठ गए साहब। फिर मैं 8 बजे उठ जाता था। 8 बजे से मेरा जो रूममेट था, 8 बजे से 8:10 लगभग हम रोज़ आरती करते थे खाने, क्योंकि अब खाना खाने जानता। फिर आरती करते थे, आरती करने के बाद हम खाना खाने चले जाते थे, है ना। वहाँ खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकलते थे, मैं अपने घर वालों से बात करता था फ़ोन पे, पूरे उस लोकेलिटी में घूमते, ठीक है, जिससे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाए वॉकिंग की। घर पे बात करने में क्या होता है कि मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। हाँ, तो वही आप करते हैं। हाँ, तो घर पे बात मेरी पहले शुरू में रोज़ होती थी, बाद में नहीं होती थी, पर शुरू में रोज़ करता था। और फास्ट वॉकिंग के साथ करता था कि एक्सरसाइज का काम भी यही निकल जाए साथ ही साथ में, मतलब एक साथ कई काम आप करते थे। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम स्क्वीज़ किया, मतलब 6-7 कामों को एक साथ। तो घर पे बात करते थे, फिर लास्ट में मेरा रूममेट कोई बंदा एक उनमें से दूध की थैली ले आता था। अच्छा। फिर बस वो दूध की थैली रात में लेट जगने के काम आती थी, उसमें कॉफ़ी डाल के पीते थे। 11 बजे ऐसे था कि एक दिन वो बनाएगा, एक दिन मैं बनाऊंगा, जो बनाएगा वही बर्तन धोएगा। तो ऐसे हमने कर रखा था, और रूममेट बहुत सपोर्टिंग था, ये भी मेरे को अच्छी बात मिल गई।
तो फिर वहाँ से रात को कितने बजे तक पढ़ाई करते थे आप लोग? तो लगभग मैं 9:15 तक बैठ जाता था फिर से पढ़ाई करना। और 9:15 से वैसे हम लगभग 11 बजे एक बार उठ जाते थे कॉफ़ी के लिए, क्योंकि थोड़ी जल्दी नींद आने लग जाती थी, पता नहीं क्यों। तो उठ गए हम कॉफ़ी पीने के लिए और कोई बंदा उठेगा 15 मिनट बनाएगा। अब ये था कि जहाँ कॉफ़ी बनाते थे वहाँ अलमारी थी, ऐसी कबर्ड थी किचन वाली, तो वहाँ पर हमने पेपर लगा रखे थे, केमिस्ट्री के थे वो, इनऑर्गेनिक के। मैंने शायद वो शेयर भी कर रखे अपने चैनल पे। तो उनको मैं उस समय बनाते बनाते देख लेता था। और क्या है कि इनऑर्गेनिक ऐसी हो जाती है, रोज़ देख लो तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो इनऑर्गेनिक का मैंने कुछ टाइम नहीं दिया, वो मेरी कॉफ़ी के साथ ही निकल कॉफ़ी के साथ निकल है गया ना। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो मैंने अपने ब्रश करते वक्त वहाँ ना शीशे के बगल में लगा रखे थे, तो वो मेरे ब्रश करते समय निकल गई पूरे साल में। कहीं आपके इंटरव्यू वगैरह में सुना था कि आप जब मेस जाते थे तो कुछ फार्मूला सीट वगैरह लेके जाते थे? नहीं, वो लास्ट के समय में हुआ था, जब बिल्कुल लास्ट में, मतलब दिसंबर जब मैंने कोचिंग छोड़ दी थी, जब मैं अपना पूरा नहाना वाना छोड़ दिया था। नहाना भी छोड़ दिए थे? हाँ, वो लास्ट का समय था, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पर पूरे साल ऐसा नहीं था, पूरे साल इतना ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में सर्दी थी तो चल जाता है, पूरे साल ऐसा नहीं था। तो पूरे साल मतलब मैथ्स में तो मैं ऐसे ही, मेरे वहाँ एलन वाले में काफ़ी दोस्तों के साथ मजे करते थे, किसी की बेइज्जती करते थे, कभी खुद की बेइज्जती होती थी। लास्ट में ऐसा था कि मैं कोने में बैठ जाता था, एक सीट पर, वहाँ धूप आती थी, वहाँ पर अपने फ़ोन पे मैं केमिस्ट्री के कोई वो होते थे जिसमें PYQ डिस्कस करते थे, वो जिसमें कोई याद है, मैंने वो भी किया था। मेरे को तो क्वेश्चन याद है जिसमें उस दिन आया था, वो कुछ था कि किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसका मैंने याद किया था कि कोई प्लेनेट के नाम से था, तो प्लूटोनियम था, ऐसा कुछ था। दो थे, दोनों प्लेनेट के नाम पे थे, मेरे को याद है, तो मैं वो कर लेता था। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कॉफ़ी बनाते टाइम कुछ फार्मूला याद कर लिए, कुछ आप ब्रश करते टाइम कुछ याद कर लिए, कुछ ऐसा ही टिप्स और ट्रिक्स जो बताइए जो एक जेईई स्टूडेंट के लिए हेल्प करे, ताकि वो अपना टाइम सेव कर ले। यार कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप टाइम स्क्वीज कर सको, मतलब उसमें आप कुछ भी और ऐड कर सको जो आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, तो आप अगर जैसे कॉफ़ी मांगते वक्त बर्तन मांज रहे हो, तो बर्तन मांजते वक्त बात कर लो भाई, एक टाइम बच गया। या आपको भाई कुछ एक्सरसाइज करनी है तो फास्ट टॉकिंग के साथ बात कर लो एक जगह। अब आप कोई बच्चे कह सकते हैं कि यार आपको घर वालों से बात करने की बात नहीं है क्या, पर प्रैक्टिकल बात सोचो ना, इससे उनकी बात करने में फर्क थोड़ी ना आ रहा है कुछ, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम बात नहीं हो रही, बात हो रही है, वो भी खुश है कि हमारा कुछ हो रहा है, अपना काम भी हो रहा है। सही है, मतलब काम निकालो अपने बस, तो ये नोटिस करने लायक थिंग्स है जो कि एक जेईई स्टूडेंट को रखना चाहिए। और हम अभी आते हैं अपने तीसरे फेज, अभी हम अपने इंटरव्यू का तीसरा फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो एक कॉमन जेईई स्टूडेंट के प्रिपरेशन का टाइम फेस करते हैं। तो अभी आप मेरे पहला क्वेश्चन ये है, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे जब जेईई प्रिपरेशन होता है? लाइक हमने किसी मूवी को देखा तो हम 2-3 दिन मोटिवेटेड रहते थे, फिर उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता था। तो एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होता है जेईई प्रिपरेशन में होल टाइम, तो आप उसको कैसे कंटिन्यू रखते थे? यार ऐसा था कि मैं तो ये था कि अब ड्रॉप ले लिया तो क्यों लिया है, पढ़ लो भाई, जो आपको एंजॉयमेंट वाले फेज है लाइफ वो बाद में कर लेना, अभी मतलब इतनी सी तो बात है। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम अभी काट रहे हैं तो बाद में, मतलब अभी जो कर रहे हैं उसका मान लो अभी हम अपना आधा कुछ कर रहे हैं तो आगे जाके दुगना नहीं 4 गुना मिलेगा, है ना। तो सब है कि इन्वेस्टमेंट का समय होता है। अब कोई कहे कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा डुबा रहे हो, तो भाई इन्वेस्ट करके ज़्यादा ही तो मिल रहा है, तो यहाँ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इतना बढ़िया कैंपस में घूम तो रहे हैं। बेसिकली उसमें मोटिवेशन ये था कि हम जब जेईई क्लियर करके आईआईटी और एनआईटी में जाएंगे तो वहाँ पे हम जितना अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उससे 4 गुना हम वहाँ पे वो एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो इसीलिए आपके पास ये मोटिवेशन था, ठीक है। हाँ जी। और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जो जेईई प्रिपरेशन के दौरान जो भी किसी चीज़ देखें उसमें से क्या आपने सीखा, और एक जो परफेक्ट टाइम टेबल है वो बच्चों को बताइए कैसे प्रिपरेशन करें। यार परफेक्ट टाइम टेबल में तो ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो टाइम टेबल की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि काम ही 3 है भाई, खाना, पढ़ना और सोना। आपको लग रहा है कि भाई कब पढ़ूँ, भाई जब पढ़ ले, जब तू खा नहीं रहा और सो नहीं रहा तब पढ़ना है, और अगर ज़्यादा दिक्कत आ गई तो खाते वक्त भी पढ़ ले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कब पढ़े, नहीं पढ़ना ही है भाई, सोने के अलावा पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा है। आप अपने जेईई प्रिपरेशन से कुछ ऐसा हो जो आपने सीखा हो, जो आपने गलती किया हो और आप स्टूडेंट से बताना चाहते हैं जो गलती वो ना करें। सीखा मैंने ये है, मैंने जो देखा है, मैंने ये देखा है कि बच्चे बात ज़्यादा करते हैं, करते कम है। जैसे क्लास वाले भी, या कई लोग ऐसे हैं जो बात ज़्यादा करते हैं कि ये कर लेंगे, करते नहीं है। जब करने के टाइम आती है तो नहीं, मतलब करना चाहते हैं वो, चाहते वो सोचते हैं कि क्या करें, पर करते ही नहीं उसको। चाहते तो हर कोई है, बट करे तब तो। मेरे ख्याल से और कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि जेईई में आएंगे क्वेश्चन ही। और सबसे मेजर गलती जो मेरे को लगती है, सबसे बड़ी गलती जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अभी कल परसों भी एक बंदा मेरे से इसी बारे में बात कर रहा था, वो भाई 10-10 मटेरियल ले लेंगे। अच्छा। मैं कहता हूँ कि कहीं और से दोस्त का देख के अपना डिसाइड कर लो कि मैं तो यही करूँगा, और उसी को पूरा साल करो। 10-10 मटेरियल मेरे को लगना कोई ऐप नहीं लगता। ऐसे 11वीं में भी हुआ था मेरे साथ, जब मैंने स्टार्ट करी थी ना अपनी, क्योंकि 11वीं के जस्ट स्टार्ट में तो सब पढ़ते हैं। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो इतने सारे यूट्यूब चैनल थे, मैं वेक्टर पढ़ रहा था, मैंने अलग पांडे सर के चैनल से वेक्टर पढ़ा था, मैंने अरविंद सर के चैनल से वेक्टर पढ़ा, और एक प्रदीप क्षेत्रपाल सर थे वहाँ से वेक्टर पढ़ा। मैं सोच रहा था कि मैं पूरी दुनिया का वेक्टर समझ लूँगा, इससे बढ़िया करना ये चाहिए। और फिर इसलिए फिर मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने पूरी 11th कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सब कुछ कर ही नहीं सकते। एक जगह से पढ़ लो, चाहे एक बार 3 डिसाइड कर लो, अब आपको जिससे मैच बैठे उससे पढ़ लो, मतलब एक चीज़ कर लेनी चाहिए, इतना भटकना नहीं चाहिए। तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो हमारे हिंदी में कहावत है कि एक नाव पे रहोगे तो सही रहोगे, 10 नाव पे रहोगे तो गिर जाओगे। तो वही कहावत यहाँ भी अप्लाई होती है कि कोई एक स्टडी मटेरियल, कोई एक टीचर को फॉलो करो, 10 जगह घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है
आप अपने बोर्ड एग्जाम्स और जब जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा तो आप उसको बैलेंस कैसे किए हैं? लाइक जब लोग बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस समय जेई स्किप हो जाता है, जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट जाता है क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप उसको कैसे बैलेंस किए? यार जैसे मैंने बोला, मेरा तो जो बोर्ड था वो शायद 2 जून को ख़त्म हुए होंगे। मतलब जब मैंने बोर्ड दिया था तब जेई का वो था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही दे आया था कि क्या पता देख तो लेते हैं अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मेरे बोर्ड और जेई में कुछ क्लैश था ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनमें रिलेशन मिले तब। मेरा बोर्ड था 22 में और जेई था मेरा 23 में। जो मैंने 22 में दिया वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया जाके। उस टाइम कि कुछ फेस किए होंगे ना, कुछ मतलब किए होंगे ना जो आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट को? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे बोर्ड के बाद ऐसे डिसाइड हुआ कि चलो जेई दे आते हैं। मतलब बोर्ड के बाद तक मेरे को ऐसा जेई का कुछ वो नहीं था कि एग्जाम में ये भी आता है। तो मेरा क्लैश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अलग था। पर अगर जिनका क्लैश होता है, मैं तो यही बोलूँगा कि जेई पे ध्यान दो, बोर्ड से कुछ नहीं मिलता है ना। बोर्ड में मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी 95.4 थी, मैथ्स में 100 नंबर थे, पर उसी साल मैथ्स में -2 भी आया जेई में। तो बोर्ड की कोई वैल्यू मेरे को अब लगती नहीं जब से ये ड्यू भी नहीं मिलता उससे। मतलब थोड़ी वैल्यू है कि दिखने में अच्छा लगता है और ऑल इंडिया एग्जाम है, पर अगर आपको कुछ लेना है कि अगले साल कहाँ जाओगे तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटाइज जेई को ही करना चाहिए। बोर्ड को कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जो बोर्ड के बीच में ही गैप मिलता है। जैसे इस साल की अपडेट शीट देखो तो हर एग्जाम के बीच में 5-5, 6-6 छुट्टियाँ हैं, उसमें आराम से हो जाएगा। अगर आपने जेई का कर रखा है तो बोर्ड कहीं नहीं गया है ना। और बोर्ड में अगर 80 के ऊपर आ जाए तो खुश रहो, उसमें इतना ज़्यादा लगे कोई मेरे को लगता नहीं कि अचीवमेंट है। एक चीज़ मैं ऐड अप करना चाहता हूँ, लाइक बोर्ड में कहा है कि 75% क्राइटेरिया आप जानते ही होंगे। तो अगर कोई बंदा जेई का प्रिपरेशन कर रहा है बोर्ड के टाइम में भी, फिर उसका वो 75% अगर नहीं आया फिर तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल आएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा अगर जेई की सही से तैयारी कर रहा है तो पहली बार चलो बोर्ड की दिक्कत है तो पहले बार भी वाली कर लो ना, पहले बार भी अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग कर लो। पर अगर आप जेई की कर रहे हो तो ये बड़ी ही मुश्किल बात है कि बोर्ड में 75% भी ना है, क्योंकि जेई और बोर्ड का स्तर ही में ही बहुत अंतर है। अगर आप जेई में अच्छा ला रहे हो तो बोर्ड में लाओगे ही लाओगे, बस अंतर आता है कि लिखे कैसे उस चीज़ को बोर्ड में। उसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं आता पर क्वेश्चन करना कैसे वो आता है। तो मैं तो ये कहूँगा जेई से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आपको सारे आ गए, और कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो कि आंसर कैसे करना है, आता सब है, पर लिखना कैसे वो देख लो। लिखना कैसे वही उसमें मैटर करता है। मतलब एक लाइन की चीज़ को 4 लाइन में कैसे लिखना है, इज एम दा देयर फॉर हेयर बाई, ये जोड़ दो हो गया। तो आप लाइक 12th के साथ जब जेई दिए थे उसमें कितने परसेंटाइल बने थे? पहले में थी 93 पॉइंट कुछ थी और सेकंड में थी 88 पॉइंट कुछ थी। 12th के साथ सेकंड में शायद आपका परसेंट ड्रॉप हुआ है। हाँ, नंबर मेरे बढ़ गए थे जबकि 20। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड में होती सबकी ड्रॉप है, और मतलब सारे बंदे अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं जेई के लिए, और मेरे नंबर बढ़ गए। मेरे को याद है तब तक मेरा एलन में ना वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी हो गया था। तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 39 थी मैथ्स में और सेकंड में 66 हो गई। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नहीं बढ़ा दिया। तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट के बाद रियलिटी चेक मिल जाता है। फर्स्ट के पहले तो सब IIT बॉम्बे CS कर रहे होते हैं, पर उसके बाद रियलिटी चेक मिल जाता है तो सब भयंकर पढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से गिर जाती है। चलिए आपसे अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई टॉपिक आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट उसका क्लियर है, सब कुछ फार्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर है, बट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उसका क्या करें? यार अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है ना, तो मतलब पहली बात ऐसी कोई थ्योरी होती नहीं जिसमें क्वेश्चंस ना हो। मतलब अगर आप सिर्फ थ्योरी कर जिसमें क्वेश्चन ही नहीं आया तो वो बोर्ड की थ्योरी है, वो जेई की है ही नहीं। क्योंकि मेरे को नहीं याद कि मैंने क्लास में ऐसे कभी, हमको एलन में या जब मैं घर पे ऑनलाइन पढ़ता था वहाँ हमको जब पढ़ाते हो तो बीच में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपने थ्योरी सही में करी है तो वो तो क्वेश्चन होंगे। और थ्योरी मतलब थ्योरी में लाइन्स इतनी सी होती है, क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं। अब थ्योरी एक्चुअली उसमें वो है कि जब सर आपको इलस्ट्रेशन क्लास में एग्जांपल देते पढ़ा रहे हैं तो हाँ सुनो कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन था, सर पहली चीज़ हाइड कर रहे हैं, सर यही चीज़ क्यों बोल रहे हैं, भाई 4 वैल्यू दे रखे हैं सर, इस पर क्यों जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अगर थ्योरी पूरी अच्छे से है सच में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 60% 70% क्वेश्चन ना बने, और इतने नहीं बन रहे तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वाला फेज है थ्योरी वाला, इलस्ट्रेशंस वाला, वही खराब है, पहले वही ध्यान देना चाहिए और अपने आप बन जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब सर लोग थ्योरी पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस उतने अच्छे लेवल का नहीं होते हैं, लाइक एक बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। कोई टीचर होते हैं जो बाई चांस 1-2 अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं तो वो तो क्लियर हो जाता है, बट जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो वो नहीं होता है, उसको कैसे हिट करें? यार अच्छे क्वेश्चन तो मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि पहली बार में ही सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। 6-7 तरीके, मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं हो रहा वैसे कर लूँ। एक बार को भूल जाओ कि एग्जाम में हमको टाइम से करना है। टाइम से जब करना है जब क्वेश्चन हो रहा है, टाइम उसके बाद बढ़ेंगे। पहला काम है क्वेश्चन करना, तो 6-7 पहले अलग अलग तरीके से सोचो कि ठीक है ऐसे हो गया, अब देखते हैं कि मतलब इतनी सारी चीज़ देख रही है, मैं उस तरीके से हिट करूँ तो, अगर मैं इस तरीके से हिट करूँ तो, अभी तो मैंने मोमेंटम कंजर्व कर लिया, अब मैं एनर्जी कंजर्व करूँ तो, अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो एक तो क्वेश्चन का 360 डिग्री व्यू बनता है ना, और उसके साथ सब बढ़िया हो जाता है, मतलब हार्ड क्वेश्चन बनने लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस के साथ आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन अच्छे अच्छे होने लगेंगे, है ना। तो एक कॉमन डाउट रहता है हर बच्चों का कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे टैकल करें, लाइक वो काफ़ी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको आप किस तरह से टैकल करते थे? यार इनऑर्गेनिक में तो ऐसा था कि इनऑर्गेनिक तो मैं शुरू से ही रात में थोड़ा सा पढ़ लेता था, उसको अपनी कबर्ड पे कहीं चिपका देता था। अच्छा। और फिर उसको रोज़ अपना कॉफ़ी बनाते पढ़ लेता था। या शाम को 5-6 बजे बालकनी जा रहे हैं तो बालकनी के रास्ते में वो किचन थी, तो वहाँ रुक गए कि भाई आज बालकनी नहीं, यहाँ देख लो। तो वो तो इनऑर्गेनिक ने तो मेरे को बिल्कुल लोड दिया नहीं पूरे साल, है ना।
कोऑर्डिनेशन के देखो इनऑर्गेनिक को मैं दो भाग में बांट रहा हूँ। एक तो जो समझने वाला पार्ट है, समझने वाला जो कोऑर्डिनेशन हो गई या मेटलर्जी भी चलो उसको मान लो, सब एक थॉट पे डिपेंड हाँ, पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग, ये सब तो मैथ्स टाइप है, एक बार पढ़ ली तो महीनों तक याद रहेगी। पर जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, जो याद करने वाली है, हाँ, ब्लॉक केमिस्ट्री है या फिर एनवायरनमेंट है, जो कि मेन से तो कट गई है, एडवांस में तो होगी, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो तो मेरे को लगता है कि रोज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, कभी कभी चीज़ों में आ जाता है, हाँ, पर सीधी बात है 80% सेंसलेस है, रटना पड़ेगा, है ना। और अगर नहीं भी रटने का है तो इतनी चीज़ जाननी पड़ेगी जितना टाइम नहीं है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को याद करना है तो उसको बार बार देखिए और अच्छे मन से देखिए, मत उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से डेली पढ़िए, आपको याद हो जाए। और उसको रेस्ट टाइम में पढ़ लो, क्योंकि रेस्ट टाइम पढ़ाई के समय बीच में जो लेते हैं वो तब लेते हैं जब भाई थक भूक जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में बहुत दिमाग तो लगता नहीं, ये सेकंड वाली चीज़ में जिसमें रटने वाला पार्ट है उसमें बहुत दिमाग तो लगता नहीं, तो रेस्ट के समय वही देख लो, क्योंकि हम रुकेंगे माना जब भाई एक्सटेंसिव मैथ्स और फिजिक्स करके आए हैं कि भाई हमारा बड़े थक गया, दिमाग थक गया, तो उसके बाद वो देख लो, उसमें चिल है। आप इसका कैसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक का? हाँ, ऑर्गेनिक में कहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ऐसा हुआ था एलन में, मैंने ऑर्गेनिक अपनी पूरी थ्योरी कर ली थी बढ़िया, जो हमको क्लास में कराए थे। क्वेश्चन थोड़े कम थे क्योंकि हमारा दिसंबर 20 दिन में कुछ में ऑर्गेनिक पूरी खत्म करी थी, तो 20-25 दिन लगे थे ज़्यादा, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली कम कराए थे और क्वेश्चन नहीं बनता था एक भी मॉड्यूल का मेरे से, बिल्कुल नहीं बनते थे। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ऑर्गेनिक में ना थ्योरी से क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन से थ्योरी होती है, मतलब एक बेसिक लेवल की आपने कर लिया भाई जो क्लास में होता है, पर ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसके बाद जैसे ही छूटते ही फिजिक्स में क्या होता है कर लिया उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ऑर्गेनिक में होते ही नहीं, समझ ही नहीं आता। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक लेवल की थ्योरी बढ़िया हो गई, फिर थ्योरी से क्वेश्चन से थ्योरी डेवलप करो। मान लो उस क्वेश्चन से ये सीख मिल गई, अपनी थ्योरी में ऐड कर लो, हाँ ऐड कर लो, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि थ्योरी कंप्लीट करते ऑर्गेनिक में क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मेरे से बिल्कुल नहीं होते थे। और फिर मैंने वो लिए क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, मैंने 1 शॉट लिए थे मंजिल 2.0 के आर्य सर के, है ना, उसमें 5-5 घंटे के थे और उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराए थे, 1 शॉट करते थे, तो वहाँ से मैंने अपनी चीज़ें उनमें ऐड कर ली और उसके बाद मेरे पूरे मॉड्यूल बिल्कुल ही स्मूथली निपट गए। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक को क्वेश्चंस करते जाइए और उसमें जो आपको पॉइंट मिले उसको आप अपने नोट्स में डाल लीजिए, ऐड करते जाइए, मतलब मीन्स कि आप क्वेश्चन से ही हर कुछ सीखेंगे। एक बेसिक लेवल का थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते गए और आपको थ्योरी मिलती गया, इन दी एंड क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हार्डवर्क, इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस को किस रेशियो में देखते हैं, मतलब 100 में कितने % क्या चाहिए एक जेईई को क्लियर करने के लिए? यार अगर आप ड्रॉपर हो तो स्मार्टनेस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर आप 11वीं 12वीं हो तो स्मार्टनेस मेरा मतलब चंटपंती, चालाकपंती, उसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको रोज़ वही है क्लास में जाना है। पर ड्रॉपर हो तो काफ़ी चालाकबाजी से आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कोई क्लास ही छोड़नी पड़ेगी, कोई टीचर में मजा नहीं आ रहा कि भाई नहीं आ रहा तो वहीं ईयरफोन लगा के बैठने पड़ेंगे, टोपी लगा के। एक बार मैं सेकंड सीट पर बैठा था, मेरे को नहीं आ रहा था तो मैंने टोपी लगा के ईयरफोन लगा लिया। तो ड्रॉपर हो क्योंकि टाइम कम है, तो स्मार्टनेस का मेरे ख्याल से 30% हो जाएगा, वरना 20% नहीं, 30 ज़्यादा हो गया, चलो 20 और 10 कर लेते हैं, ठीक है। और हार्ड वर्क तो 50-50 और बाकी जो बचा कॉम्प्लीमेंट हो उसका। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आपको देखना है कि आपको फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। हाँ। बेसिकली आपको हर जगह से फ़ायदा देखना है कि मेरे में इंप्रूवमेंट किस एंगल से हो सकता है, वो चाहे वो क्लास छोड़ के हो, चाहे वो क्लास में बैठ के हो, चाहे आप खुद से पढ़ के हो या टीचर से पढ़ के हो। मतलब आइडियल स्टूडेंट की जगह एक प्रैक्टिकल रियल स्टूडेंट बनने की तरफ जाना चाहिए, मतलब एक आगे बैठ के बिल्कुल ही कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, नहीं भाई अपने हिसाब से थोड़ा देख लो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है और वही कर लो। बेसिकली मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज क्लास में 10 रैंक आता है अपने जो 10 तक का 10-12 रैंक आता है, वो एक जेईई क्लियर कैसे कर सकता है? ऐसा क्या वो कंटिन्यू रखे जो उससे जेईई क्लियर हो जाए? यार मेरे ख्याल से जेईई क्लियर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, रैंक ऑब्वियसली मैटर, रैंक में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, पर आपको किस सिलेक्शन चाहिए भाई, है ना। तो मेरे ख्याल से हर बार एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब अगर हम मेंस की बात करें तो 150 नंबर तो ऐसे ही वो बार क्वेश्चंस के हो जाते हैं जो हर बार ही आते हैं, है ना, जो सिर्फ PYQ करने से ही आपके सब कुछ हो जाएगा, तो उतना तो करना हार्ड नहीं है। आप मेन बात है लोग क्या करते हैं, लोग PYQs को ना क्वेश्चन नहीं मानते, लोग वैसे कैसे कहीं पूछते हैं कि हम भैया क्वेश्चंस कर लें, और मैंने कहा कर लो, और PYQs भी कर लें, तो भाई PYQ में जो लास्ट का क्यू है वो क्वेश्चन ही तो है, कर लो। तो PYQ को लोग बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ किताब में, सिर्फ मॉड्यूल में। तो मेरे ख्याल से एक बार PYQ हर चैप्टर के आपको कम से कम, अगर सारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, मतलब पहली बात सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कभी नहीं, 2-3 बार, है ना, वो हो गया आपका अलग अलग, जो आपको हर कुछ सिखा के जाए, जिससे कुछ ना कुछ आपको ना आए तो खुश हो, क्योंकि नहीं आया उसको पहले ही पता चलेगा कि हमको चीज़ नहीं आती। तो वैसे कम से कम PYQ तो 70-80 कर ही लेनी चाहिए, और टाइम कम है तो एक 30 भी बढ़िया होता है। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है अपने दोस्तों की, केवल थ्योरी पढ़ें और फुल 2-3 मंथ PYQ किए और उनका 95 के परसेंटेज के आसपास बने हैं केवल PYQ से, नो अदर क्वेश्चंस, केवल थ्योरी पढ़ें और केवल PYQ लगाएं। हाँ, और कंपटीशन भी वैसे 98.5 के ऊपर है, ये 98.5 के नीचे तो कोई ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 98.5 के ऊपर ही एक्चुअल जो टॉपर होते हैं वो अपने रोल प्ले में आते हैं, उसके ऊपर मतलब आप थोड़ा सा भी करोगे ना तो बहुत रैंक बढ़ती जाएगी, उसके 98.5 के ऊपर काफ़ी मेहनत लगेगी बढ़ने पर, उसके नीचे सब चिल्ला आप करोगे तो हो जाएगा। तो बेसिकली आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बुक और स्टडी मटेरियल जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं। यार अगर आप जैसे मैं एलन में था, मैंने तो एलन का मॉड्यूल ज़्यादा फॉलो किया था, तो उसको तो मैं कहता हूँ कि वो तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अब
देखो आपको जहाँ पर इलस्ट्रेशन बढ़िया मिल जाए, मेरा मानना है कि बेस्ट चीज़ होती है इलस्ट्रेशन होते हैं। इलस्ट्रेशन वहीं सिखा के जाएंगे। मैंने लास्ट तक काफ़ी चीज़ें काटी कि मैं ये नहीं करूँगा ये नहीं करूँगा, पर इलस्ट्रेशन मैंने लास्ट तक काफ़ी रखा, क्योंकि इलस्ट्रेशन भले ही वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर वो एक इलस्ट्रेशन ना 7-8 क्वेश्चन बनवा देता है। हाँ। वो माइंडसेट भी दे देता है। माइंडसेट देगा। तो इलस्ट्रेशंस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मॉड्यूल जैसे मैंने एलन के किए, किताबों में सेंगेज बढ़िया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में सेंगेज सब करते हैं, कोई एनावस्थी कर लेता है। मेरे ख्याल से सब में 19-20 का है, 19-20 है ना, पर करनी चाहिए फॉलो एक। 19-20 का है, किसी के लिए वो 20 है, किसी के लिए वो 19 है, किसी के लिए सिंगेज अच्छी है, किसी के लिए एनावस्थी। बाकी मैं कहता हूँ कि मैथ्स फिजिक्स के लिए, मैथ्स फिजिक्स में भी कह रहा हूँ सिंगेज ही कर लो, मतलब ऑल ओवर सिंगेज। हाँ, बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मत करना। मतलब इसमें क्या थ्योरी इतनी सारी होती है किताबों में, क्योंकि वो नहीं करनी चाहिए, इतनी सारी काम की नहीं होती इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, वो कहीं नोट्स वोट से पढ़ लो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस के लिए आप कौन सा बुक रिकमेंड करना चाहते हैं? मैंने तो सभी एलन के मॉड्यूल से किया था, सारे एलन के बाकी दैट इज इनफ। हाँ, मतलब लेकिन हाँ एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा है, कोई ना, क्योंकि हर किताब से चूज करके उन्होंने उसमें डाला हुआ है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल एलन का है, मतलब हवा से नहीं टपकते वो क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं से उठा के डालें, तो वो बेस्ट चीज़ उठा के डाल देते हैं एलन का। मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, उसका मैं बहुत बड़ा रोल है मेरे उसमें। एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है कि लाइक क्या आप जेई की प्रिपरेशन रिलेशनशिप में रहते हुए कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे उसको मैनेज करें? भाई कर तो सकते हो, पर ऑब्वियसली रिजल्ट तो मतलब इफेक्ट तो आएगा ही। अगर इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है, भाई टाइम दो, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो रिलेशनशिप खराब चल रही है, टाइम दे रहे हो तो जेई में इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट तो आएगा। दोनों का बैलेंस कैसे कर ले? बैलेंस आप कैसे कर लो यार, मेरा तो ये मानना है कि आप ऐसे कह दो कि भाई मतलब जो सामने वाली है या सामने वाला लड़की की तरफ से बोले तो कि अगर वो भी मतलब स्टूडेंट है, पढ़ने वाली है, मैं कहता हूँ कि दोनों में इतना म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए कि भाई तुझे ही पढ़ना है, मेरे को ही पढ़ना है, तो अपना पढ़ लो, मेरे को पढ़ लो, मेरे को पढ़ने दो। ज़्यादा अगर कभी मान लो कि कोचिंग में वैन में बैठ गए तो ठीक है, बाकी मैं तो कहता हूँ यार मत ही करो, जेई या पढ़ लो। अगर दोनों का स्ट्रीम डिफरेंट हो तो, लाइक वो किसी और चीज़ स्ट्रीम की है, आप जेई के स्ट्रीम का हो तो कह दो कॉलेज में मिलेंगे। अभी भाई मैं मतलब रेकमेंड ही नहीं करता, मेरे को लगता है कि जेई का टाइम इतना प्रीशियस है, या तो कर लो पर टाइम नहीं दोगे फिर आप, और फिर वो रिलेशनशिप ही क्या खराब हो जाए, है ना। तो मैं तो कहता हूँ पढ़ लो, ये सब फालतू बात की बातें, वो सब बाद में देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप एक बेस्ट जो आप जेई की प्रिपरेशन में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी मतलब फील किया, आप एक बार स्टूडेंट को बता दीजिए कि ऐसे करोगे तो ये बेस्ट रहेगा। लाइक एक सिंगल वर्ड दीजिए जिससे वो फॉलो करें। जो क्वेश्चन सही होते हैं आपसे प्रैक्टिस करने में उन पे खुश मत हो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन पे खुश हो, क्योंकि सिखा के वही जाएंगे, है ना। जो आपसे करते वक्त हो गए वो तो एग्जाम में भी हो जाएंगे, जो अभी नहीं हुए कई लोग उन्हीं को अलग साइड करके छोड़ते हैं कि इनको तो कर लेंगे, भाई इन्हीं को तो करना है, उन्हीं से तो मतलब 100 क्वेश्चन करे उनमें से 20 नहीं हुए तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो 20 निकालने के लिए 100 करें, है ना। उन 20 को फिल्टर आउट करने के लिए 100 किए गए हैं, तो लोग उन्हीं को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि भाई इनको कर लेंगे, नहीं करना ही वो है। और कई लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी सी आ गई उसको छोड़ के इसको कर लेंगे, नहीं भाई करनी है ये, बाकी सारी तो हो ही जाती है। बेसिकली सिखा के आपको यही क्वेश्चन जाएंगे। हाँ, मतलब लर्निंग माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो अब कुछ रैपिड फायर आपके साथ देखते हैं। आप बताइए, फ्रेशर या ड्रॉपर? मैं ड्रॉपर। टाइम टेबल कब आप पढ़ते थे? रात में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या दिन में? रात में, प्रैक्टिकली रात में, आइडियलिस्टिकली दिन में। और ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा लगता था या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, बड़ा मजा आया आपके साथ भाई। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इनके चैनल को भी। मेरे चैनल का नाम विनीत तगड़ा है, और ये बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है भाई, मतलब इसका कंटेंट सच में बढ़िया है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक्स।